अच्छा ठीक है तो फिर जानकार रहे 70-72 हेलो एंड वेलकम टू सेहत पे चर्चा, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। क्या आपको लगता है कि कभी कभी आपकी बॉडी एक वॉर लड़ रही है अनसीन एनिमी के अगेंस्ट? यू नो, एलर्जीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू नोज, समटाइम्स दे कैन डिस्टर्ब योर लाइफ। और आज हम एक ऐसी ही एलर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं which can affect your life in a very detrimental way. So today we are talking about allergic rhinitis, जिसे hay fever भी कहते हैं। So welcome, मेरा नाम है चंदन आनंद, मैं हूँ आपका होस्ट और आज मेरे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर दिव्या प्रभात, एक ENT स्पेशलिस्ट, ऑथर और 35 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। माय प्लेजर। तो सर सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। What is allergic rhinitis? Allergic rhinitis is a triad of sneezing, nasal discharge, and nasal block in response to an allergen, which in medical terms we call an antigen. Now, this can be either from the air because of dust, pollens, pollution, etc. It can be also an ingestant. Various food things which we eat may cause allergy. It may be some medications which may cause allergy. So it can be anything from the air to what we are eating can cause allergy. तो बेसिकली मेरे एनवायरनमेंट में कुछ भी जो है वो मुझे अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मेरे को छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। या फिर मेरी तबीयत खराब होने लग जाए, स्किन रैश होने लग जाएगा। जी हाँ। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। ओके, बट एग्जैक्ट इसके जो ट्रिगर्स हैं, कैन यू पिन पॉइंट एंड टेल व्हाट एग्जैक्ट आर द फिगर्स? बेसिकली जो एलर्जी का जो परसेंटेज है हमारे देश में वो लगभग 25 से 30% है, और बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सो कॉल्ड एफ्लुएंट कंट्रीज़, वहाँ 45 और 50 तक पहुँचा है। सो द इंसिडेंस इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ रैपिडली राइजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, मुझे लगता था कि एलर्जीज जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जी हाँ। राइट, क्योंकि कुछ भी होता है तो आपको छींकें आने लग जाती हैं या आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है। राइट। तो जब भी मैं ट्रैकिंग करने जाता था और किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाता था, इन 5 मिनट्स मेरा नाक बहना स्टार्ट, तबीयत खराब होने लग जाती, सर दर्द होने लग जाता, और मुझे समझ ही नहीं आ पाता था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मैं वैसे लाइफ में बहुत फिट हूँ, बट वहाँ पे मैं पिघल जाता था थोड़ा सा। तो व्हाट इज़ द रियल रीज़न जिसकी वजह से ये सब हो रहा था? बेसिकली ये सभी को नहीं होता। सम ऑफ अस हैव अ सेंसिटिविटी, काफ़ी वो कहते हैं संवेदनशील हो, दे आर वेरी सेंसिटिव टू आइदर डस्ट, पोलन, और एज दे मे बी हे फीवर एज व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड। तो इन लोगों में क्या होता है कि जब भी ये डस्ट या पोलन आया तो बॉडी उसको एक फॉरेन बॉडी मानती है, एक बाहर की चीज़ मानती है। जैसे हमारे पास हमारे सोल्जर्स हैं, वो कोई इन्फिल्ट्रेटर आया तो उसको अटैक करेंगे, इट इज़ अ फॉरेन बॉडी। तो इस फॉरेन बॉडी को अटैक करने के लिए ये डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये इम्यून सिस्टम कई तरीक़ों का होता है, उसमें IgA, IgG, IgE होती है। तो यहाँ जो एलर्जी है वो IgE इम्यूनिटी की वजह से होती है, और ये IgE लेवल्स जो हैं बढ़ जाते हैं बॉडी में, और ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो हिस्टामिन जो है, ये सारी जो चीज़ें जैसे आपने बताई, स्नीजिंग, नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ब्लॉक, वाटरिंग ऑफ द आइज़, ये सब दर्शाता है एक्चुअली। सो ये IgE बढ़ा हुआ लेवल हिस्टामिन का जो है, ये इसका कारण है, मतलब ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम विच इज़ कॉजिंग दिस। तो इज़ इट जस्ट लिमिटेड टू योर फिजिकल डिस्कम्फर्ट? जैसे मुझे पता है कि जब भी मुझे कोई भी एलर्जी हो जाती है, जी हाँ, तो मेरे शरीर को तो पता लगता ही है, लेकिन मेंटली भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द बेस्ट स्टेट टू बी इन। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो एलर्जी है ये पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो परसेंटेज है, 55% ऑफ द एलर्जी अफेक्ट्स द नोज़। सो द नोज़ इज़ द लार्जेस्ट पार्ट विच अफेक्ट्स द होल बॉडी, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। बट एलर्जी इज़ नॉट ओनली अ डिजीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम। It also affects it causes congestion of the eyes, all ear problems occur because of this allergy, respiratory problems occur,
यही चीज़ आगे जाके अगले पड़ाव में अस्थमा बन जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, और ऑक्सीजनेशन कम होने की वजह से रात को सोते समय अगर नाक बंद हो तो माउथ ब्रीदिंग शुरू हो जाता है, जिससे खर्राटे लेते हैं, जैसे स्नोरिंग जिसे हम कहते हैं। तो ऑक्सीजन कम होता है, हार्ट एनलार्जमेंट होने की संभावना होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, जिससे स्ट्रोक होने की संभावना होती है। तो ये जो एलर्जी है सिर्फ नाक को ही नहीं बल्कि सारे शरीर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। बट अच्छा, मैं अगर एक स्टेप पीछे जाऊँ, क्या खराटे मारने का मतलब है कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है? खर्राटे जो है उसका एक कारण है कि नाक में अगर ब्लॉकेज हो, प्राय इफ यू सी द फंक्शन ऑफ द नोज इज टू क्लीन द एयर, filter the air and moisten the air, and that clean moistened air goes down into the lungs. So if the nose is blocked because of allergy, so what will happen? One will open the mouth and breathe, so it will bypass the nose. So finally what will happen, the air which is going inside is unfiltered, not moist, and it is damaging the lower airways. So this is a precursor to basically asthma. Secondly, since there is a swelling of the whole respiratory tract, सांस की नली में सूजन आना, तो उस जो ऑक्सीजनेशन मिलता है नेट, वो बहुत कम हो जाता है। अगर उसका जो डायमीटर 1 सेंटीमीटर भी अगर सूजन आए तो नियरली 30 to 40% ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है सांस की नली में, एंड यही इफेक्ट करता है। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम ब्रेन को मिलता है, स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हेल्थ, जैसे आपने बताया, सिर्फ नाक में ही नहीं बल्कि शरीर में अगले बहुत सारे दूर के भी जो अंग हैं उनमें भी उसका असर पड़ता है। बट सर, व्हेन वी लुक एट इट, आज के टाइम पर ही ये एलर्जीज ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। एलर्जिक राइनाइटिस, जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने तो ये वर्ड भी नहीं सुना था। मतलब मुझे तो हर बार जब भी मौसम बदलता था तो बस थोड़ा सा छींक आती थी, 2 दिन में ठीक हो जाती थी और कोई टेंशन ही नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन इन द लास्ट 5 to 10 years ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट कंट्रीब्यूट्स टू दिस? The biggest reason that is contributing to this is our change of lifestyle, our so-called affluence is called. I'll give you a small example that there is a tribe which was from Switzerland, German part of Switzerland, which migrated to US, and they are still continuing their lifestyle in the same traditional old ways. They are not affected by the whatever materialistic society or of the new country. They are still doing farming in the old way. They are still living in the they are doing bicycling, and they are not using the gadgetry of the modern world. Now a study was done for allergy in those children in this Amish tribe. The percentage was 7%, and in a neighboring urban area in the US, the study showed that 50% of them suffered from allergy. So the difference is that stark. So it is this change of lifestyle which is directly responsible for increasing the allergic incidence. So when you are saying lifestyle, it means that the amount of probably the adulteration that has happened in the food, the environment that has changed, the fact that now we have more pets, there is more dust in the air, are these the contributing factors? Exactly. Now what happens, the first thing is that we are eating more and more packed foods or packaged foods. And whenever you see a packaged food, most of them are ultra processed foods. Correct. It is the food which has gone through a factory and come, which is on my table. It has not come from the farm, it has come from the factory. It's come in a packaged form. It has some emulsifiers, it has some coloring agents which make it look very attractive. It has some preservatives which are making the shelf life long. It has some additives, excessive sugars and salt, so that I become addicted to it. So a lot of these changes which have taken place in that food, when it comes to my plate, they are allergens. Another thing is, very commonly now we use perfume scents, deos. They are very strong allergens. Propane and butane, they are colorless, odorless gases which are very strong allergens, and they are required as a vehicle for spraying of deodorants and perfumes for
even antiperspirants, they use aluminum compounds which are strong allergens to block the sweat glands. So usage of foods, packed foods, usage of this, even the use of, you can say, agarbattis, incense sticks, even candles and dhoop, they cause a lot of allergy. What we use, even mosquito repellents, whether it's a coil or the liquid, you know, which is plugged in for a good night's sleep, that causes severe allergy. The soaps that we use with the perfumes and the smells in the soap, they cause allergy. So our day-to-day lifestyle is definitely the big cause of allergy occurring. तो बचा क्या, मतलब अगर मैं लाइफ से डीओ भी हटा रहा हूँ, खाना भी हटा रहा हूँ, तो मेरे आसपास तो कुछ बचा ही नहीं. इन सब चीज़ों से एलर्जी हो रही है. So how can I work around it? Because all these things existed in the past also, right? And yet there is a rise. These did not exist in the past. Now, see what has happened, I'll tell you. Now, even the animal products that you use in food, now 80% of the antibiotics, these are studies in the US, 80% of the antibiotics are produced for animals. What? You will be surprised by this. So 80% of antibiotics which are produced are for animals, for poultry. They are given to the animals that we are, from where we are getting milk, we are getting egg, we are getting our meat. Okay. So see, when even today, if you see on the roads of your city, if they are transporting poultry or hens or you can see how they are caged in a. Correct. All of you have seen this. Yeah. Now, I have spoken to some people who are working in that industry also, that they are so close. If one gets infected, everybody gets infected and they lose their whole crop. So they have to give in antibiotics. So thing is, even the food which we are eating, it is not of farm-free or, they are free-roaming animals that you are having. They are all in farming. It's an industry. Earlier, what maybe your parents or grandparents were having, they were different. They were not from that industry. If they their own house, they are having their cow, they are having their buffalo, so that milk was good. So basically, you're saying that if you're going more organic, if you're going more farm to fresh, if you're sticking to the roots, perhaps you're making yourself more safer. Right? Exactly. That's why the study I quoted of Amish tribe, where the difference of allergy has not increased from 7%. Yeah. And at the same time, you find 50% in the present group. And so much of hormones and antibiotics and all are given that even if you see in poultry, the size of the, a chicken or a hen is so big, they can't even stand. They are given hormones because when the size is bigger, automatically, there is more profitability. So, sir, मेरा एक क्वेश्चन है. बेसिकली मेरा एक दोस्त है, राइट? उसने अपने बर्थडे पे एक घर में डॉगी ले आया, राइट? अब वो डॉगी लाने की वजह से उनके घर में हो गया कलेश, क्योंकि उनके जो पापा हैं, राइट, उनको है स्ट्रॉन्ग एलर्जी. मतलब घर में आप ले लो, डॉगी आया और पापा की छींकें हो गई स्टार्ट. तो मम्मी ने मतलब ये बोल दिया कि ये तो नाटक कर रहे होंगे, बट जेन्युइनली बाद में हमारे को पता लगा कि दैट देयर वाज अ एलर्जिक रिएक्शन टू इट, व्हिच वी डिड नॉट बिलीव इनिशियली. बट व्हाट इज योर थॉट कि डू पेट्स एक्चुअली ट्रिगर एनी काइंड ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस और व्हाट? You're right. एक्चुअली जो हमारे फरी फ्रेंड्स हैं उनमें एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ही एक कॉमन सामान्य कंप्लेंट होता है. और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड को ऑपरेट किया नेज़ल पॉलिप्स, क्यों एलर्जी बहुत बढ़ गई थी, पॉलिप्स हो गए थे. तो आफ्टर सर्जरी जब दिखाने आए क्लिनिक में और मैंने उनसे कहा कि आपको इन चीज़ों से परहेज करना है, तो वो बोले हाँ ये ठीक है. तो मैंने फिर कहा कि आपके कोई पेट्स हैं क्या? तो बोले हाँ हमारे पास एक डॉगी है. तो मैंने बोला कुछ तो या तो उसको अलग कमरे में रखें, ये कर. बोलते नहीं, वो तो हमारे कमरे में ही सोता है, हमारे बिस्तर पे सोता है. ऐसे ही होता है सर. बिल्कुल. तो उन्होंने जब ये कहा, मेरे बोलने के पहले ही उन्होंने कहा तो फिर हम ऑपरेशन फिर से दोबारा करा लेंगे. पेट्स हैं, उनसे एलर्जी का ट्रिगर होता ही है, सारे जानते भी हैं, लेकिन पेट्स टेक अ प्रेसिडेंस आई फील. बट सर आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस. एग्जैक्टली. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को उससे सेम रिएक्शन होगा या एलर्जी होगी. बिल्कुल. सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ओनर दैट व्हाट दे वांट, राइट? एग्जैक्टली. ओके. बट एक और चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ सर कि
जब भी वेदर चेंज होता है तो जी। अक्सर आपका रनी नोज हो जाता है, राइट। आपको स्नीजिंग होने लग जाती है. जी हाँ। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एलर्जी दैट एग्जिस्ट फॉर 2-3 days विज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर अ मंथ? जैसे मेरा एक दोस्त है तो उनके 12 महीने उनका नाक बहता रहता है. तो एलर्जी में जो है उसके हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिसमें इसको पहले हम बोलते थे कि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस. सीजनल का मतलब है कि 1-2 महीने होता है कोई पर्टिकुलर सीजन में, जैसे टिपिकली जो पोलन और ग्रास और उसकी वजह से होता है. और कुछ होता है जिसे कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो साल भर चलता है. तो ये जो साल भर चलता है हम कोशिश करते हैं पता लगाने के लिए कि उसमें कौन सी चीज़ है जो उनको सूट नहीं कर रही है, और उसमें अवॉइडेंस जो है एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन. तो क्या होता है कि जैसे हम तो ऐसे नॉर्मली क्लिनिक में टेस्ट करते हैं एलर्जी, स्किन प्रिक टेस्ट जिसे कहते हैं. और स्किन प्रिक टेस्ट. तो जो एलर्जन है उसकी बहुत ही हल्की सी मात्रा में वो स्किन पर स्क्रैच कर कर देखते हैं कि एलर्जी का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं. तो किस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसका हम पता लगाते हैं और उन चीज़ों को मतलब अलग रखने की कोशिश करते हैं. तो वो अवॉइडेंस इज़ द की टू दिस. सो इज़ दैट अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ पर मेरे ऊपर वो सारे के सारे मतलब लिटमस टेस्ट की तरह हो ना? आप ये जो टेस्ट है करीब हम लोग जो करते हैं नॉर्मली 200-300 चीज़ों का करते हैं, करीब इसमें 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है. कर सकते हैं. अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एलर्जी की जो पूरी प्रोसेस है, द कैस्केड ऑफ इवेंट्स डज नॉट स्टार्ट, क्योंकि आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हैं तो इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, जी हाँ, दैट देयर आर 200 to 300 elements or things that you're testing with. बिल्कुल. What are they comprising of? Are they limited to food? Are they limited to environment? Are they limited to any other chemical substances? All of them. The commonly used substances like in day-to-day life, including everything, even from if you are अगर किसी को आता है कि चलो लेडी फिंगर भिंडी से हो गई, चना से हो गया, मतलब यू विल बी सरप्राइज कि ये ना कि मिल्क प्रोडक्ट से हो गया तो मिल्क बंद कर दिया, तो एग से हो गया. तो ऑटोमेटिकली अगर इन चीज़ों को रोका तो एलर्जी का जो शुरुआत है उस प्रोसेस ही रोक सकते हैं. तो क्या इसका लिंकेज आपके जेनेटिक्स से भी है या फिर इज इट समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन? या इट इज लिंक्ड टू जेनेटिक व्हिच यू राइटली सेड, बट व्हाट हैपेंस देयर आर 2 थिंग्स नाउ. One is genetics and second is epigenetics. Okay. 10% is only supposed to be a genetic issue, and 90% is supposed to be an epigenetic issue. It is the analogy of this is like a loaded gun. Okay. A gun is loaded, but till the trigger is not pressed, the loaded gun has no meaning. The gun will not fire. So that trigger is in your hand. आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, आप ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो गन चलेगी नहीं. तो इवन जो अगर जेनेटिकली है इन्वॉल्व, आप अपने को बदल सकते हैं. यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी विद दैट. क्या ऐसा है कि जो वीगन होते हैं, जी हाँ, उनमें AR होने के साइंस या चांसेस कम है? बिल्कुल कम होते हैं. बट क्यों? क्योंकि बेसिकली एक तो इट इज़ अ टोटली प्लांट बेस्ड डाइट विच दे आर हैविंग. ओके. So all these processed foods are avoided. Milk is avoided in all that. Okay. So as I said earlier कि जैसे food में और even जो annual products में जो सारे ingredients आ रहे हैं, they are all harmful. So it is important that, in fact, we tell our patients that eat what is grown on plants and avoid what is made in plants. Vegans के लिए तो बहुत अच्छी खबर है बिल्कुल कि उन लोगों को तो AR होगा नहीं, ऐसा नहीं है. आप टेस्ट करिए, अगर इन चीज़ों से आपको परेशानी है तो फिर आप छोड़ें, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में आपको तकलीफ तो देंगी. तो आई थिंक लॉन्ग रन में उसको एक कंट्रोल में रखना, काबू में रखना, नियंत्रण में रखना ज़रूरी है. तो अब अगर मैं नियंत्रण की बात करूँ तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई कैन टेक? पहली बात तो ये है कि क्या ये क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता. दूसरा, हाउ कैन आई मेक श्योर दैट द इम्पैक्ट इज़ मिनिमल, कि अगर मैं एक इंसान हूँ जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, जी हाँ, तो मैं उसके इम्पैक्ट को मिनिमल कर सकूँ. हाँ, तो सबसे पहले जो है हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं इज़ अवॉइडेंस.
सावधानी बरतें, you be mindful of what you're eating, what you're, consuming and all. First of all is avoidance. Avoidance will do away with most of the things. If not, then we ask the patients, we keep them on antihistamines. They are medications which control the histamine release or they block the histamine pathways. अगर इससे ना हो तो हम लोग नेज़ल स्प्रे शुरू करते हैं जो नाक को थोड़ा डिसेंसिटाइज कर देता है या रिड्यूस कर देता है उसकी सेंसिटिविटी. बट सर नेज़ल स्प्रेस के अराउंड आई थिंक काफ़ी सारे मिथ्स भी अटैच्ड हैं. बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि नेज़ल स्प्रेस जो हैं दीज आर ऑल टॉपिकल मेडिसिन. मतलब ये एक्चुअली आपको ब्लड स्ट्रीम में नहीं पाए जाते हैं, ये बाहर ही रहते हैं. एक दूसरी बात है जो उनकी मात्रा है, जिस मात्रा में दिया जाता है, इट इज़ इन माइक्रोग्राम्स. आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि माइक्रोग्राम्स मतलब आप जो खाते हैं गोली और ये माइक्रोग्राम्स में है. इट इज़ सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट कि उसका साइड इफ़ेक्ट जैसा नहीं है. तीसरा है कि उसमें कोई आदत नहीं लगती है, डज नॉट कॉज एनी हैबिचुएशन, does not cause any rebound congestion. So practically there are no contraindications to using the nasal spray basically, and you need not take it continuously. अगर जैसे बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है तो उस सीजन में लेकर उससे छुटकारा पा सकते हैं एक्चुअली. तो सर आई वॉज एक्चुअली रिसर्चिंग ऑन द इंटरनेट. जी हाँ. एंड आई रेड समवेयर दैट अगर आप नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं तो you can get addicted to it. Is it a myth or is it like a fact? Yeah, this is definitely a myth because दूसरी चीज़ों से अक्सर जो कुछ लोग नाक के ड्रॉप्स डालते हैं या कोई स्नफ यूज़ करते हैं उससे जो उनको प्रॉब्लम होती है उसको राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा कहते हैं. यानी नाक की जो चमड़ी है वो सूज जाती है और नेज़ल ब्लॉक होता है. तो तुरंत उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन 4 से 6 घंटे बाद जब उसका असर खत्म हो जाता है तो ब्लॉकेज और मात्रा में बढ़ जाता है. तो एक और मिथ और फैक्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर बचपन में जी हाँ आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, राइट, और उसको ढंग से ना उसको क्योर किया जाए या उसके लिए कंडीशंस की जाए, तो इज इट दैट इट कैन बिकम अस्थमा इन द फ्यूचर? या सो बेसिकली the nose and the lungs are one part of the airway. From the tip of the nose till the terminal part of the lung is a single respiratory epithelium. The chemicals at both places released are the same. The triggers of allergy at both places are the same. The medicines working at both places are the same. So what we are dealing with is one airway, one disease. Where there is a wheeze, there is always a sneeze. And childhood allergic rhinitis, if it is not treated adequately, leads to adulthood asthma. मतलब ये गारंटी है? क्योंकि जो नाक से शुरू होता है, अगर नाक बंद रहेगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चा क्या करेगा, मुंह खोल के सांस लेगा, क्योंकि नाक के पीछे एक टॉन्सिल होता है जिसको एडिनॉइड्स कहते हैं और एलर्जी की वजह से प्रायः वो बढ़ जाता है. तो बच्चा हमेशा मुंह से सांस लेता है और जब मुंह से सांस लेगा तो जो नाक में से जो हवा जाती थी, जो साफ़ होके जाती थी लंग्स में, वो सारी पल्यूटेड इन्फेक्टेड हवा लंग्स में जाती है और धीरे धीरे लंग्स ख़राब हो जाते हैं. तो जैसे यूँ बच्चे बड़े होते हैं, ये चूँकि नाक से नहीं ब्रीथ कर पा रहे हैं, वो एस्थमेटिक बन जाते हैं आगे की एडल्ट होकर. ओके. एंड लास्ट इज़ दैट एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको है या इफ़ यू आर हैविंग अ रनी नोज एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ रन, is that something that you would advise or you would say कि मतलब? No, I would say go for a run. I'll give you a small example. A child who's playing football on a rainy day on a muddy field does not get an attack of allergic rhinitis. But a child who's sleeping in a air-conditioned, comfortable bedroom with a quilt and nice wall-to-wall carpet and very nicely protected child gets an attack of allergic rhinitis. So therefore the myth is that when we overprotect our children, they are more prone to allergic rhinitis, and when we have to expose them to the external atmosphere, and when they fight it out, the body immune system takes care of it. I'll give you a small example. Every week we see many of these NRIs who come, who are genetically Indians. You can't say it's genetics. So when they land over here, they and their children start sneezing when they land in Bombay. And when they land in Bombay and start sneezing, which means that when they have grown up,
they have been all on sanitizers, they have been mineral water. Even when they take bath, they use mineral water in Bombay. So extra protection, extra sanitization is bad. The child has to be exposed to these infections, and it is in infancy and the childhood immunity develops, it stimulates the immune system, and therefore when they grow up, they do not get allergic rhinitis. तो मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ना आपकी बात अपनी मम्मी से करवा दूंगा. बिल्कुल. एटलीस्ट आप उनको बोल देना, क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ती है कि मैं ज़्यादा सैनिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं रखता. एनीवेज, तो आप बात कर रहे थे प्रिवेंशन के ऊपर. जी हाँ. राइट. तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वन कैन टेक to ensure that AR is prevented in their lives? First of all, you can try to find out that which are the agents which are causing this. As I said, it could be something in the air, something in the food, or even if it is there as you get up in the morning and some people start sneezing. So every week, the bed sheet, the linen, the pillow cover should be washed in hot water. Hot water? Hot water, because bed mites जो हैं, they are very strong allergens. Secondly, आपका एयर कंडीशन हो तो उसको रेगुलरली सर्विस कराइए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कॉज ऑफ एलर्जी, क्योंकि जो फंगल मोल्ड्स हैं वो एसी में बढ़िया मीडियम है. इट मॉइस्ट, डार्क, कूल एरिया, तो फंगस बनना बहुत कॉमन है, तो उसको सर्विस कराइए अच्छे से. सबसे ज़रूरी है आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए. कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, healthy. As I said, the children who are strong and healthy do not get it, so their immune system develops. So it is not ऊपर वाले की मर्जी, it is your own मर्जी. Okay, so yeah. अगर आप genetically भी हैं तो बट आप अपने आप को इतना strong कर देंगे तो आप इसको avoid कर सकते हैं. Okay. So you have to be strong and healthy. तो is there a age to which आपको AR हो सकता है, या फिर it can happen at any time in your life? Yeah. It predominantly starts early in the second decade of life, the maximum we see, second, third decade then. But it can occur at any stage in life, because what happens when we find our elderly population, many of them are on aspirin, for example, blood thinners पे हैं, aspirin पे हैं, antihypertensive agents ले रहे हैं. So many of these medications itself are causing allergic rhinitis. तो sir, on a scale of 1 to 10, how would you say that allergic rhinitis affects a person's life? See, allergic rhinitis, a person will not die because of it. Okay. But the quality of life will go down so drastically, and it not only, as I said, it affects the sleep. It is a reason why people will get hypertension, we can get diabetes, one can get metabolic syndromes. So it is not only affecting the nose, it affects the whole body. And we are all concentrating on adding years to life, but it is also important to add life to years. Yeah, true. Quality of life is what goes down. In fact, there was a study in the UK where they found that allergic rhinitis has more loss of man days as compared to hypertension and arthritis combined. So many man days are lost. But probably in our country, who are affected with allergic rhinitis, they go to office, but they don't work in office. But sir, हमारे यहाँ पे तो I don't think इतनी ज़्यादा awareness भी है इस चीज़ को. तो इसीलिए बोल रहा हूँ, they go to office, but the mental faculties, there is dullness, their mental faculties become slow. Okay. And how do you make sure that people are actually aware about it and they can take the right steps? Now, what is treated as common cold, most of the times it is not common cold, it is allergic rhinitis. In fact, I had one of my papers itself where we have done a study in 25 cities in India, and 97 or 98% of the physicians agreed that all this cold, common cold and all, the trigger is actually allergic rhinitis. It starts with allergy because the lining of the nose is continuous with the sinuses, with the ear, with the throat, till the lung. So when this swelling is not treated, it blocks the sinus, and this leads to sinusitis. If the sinusitis is not treated, it leads to polyps. This leads to otitis media. This leads to adenoids in children where they become dull. In school, they become scholastically affected. The same infection goes down to the lungs, causes bronchitis and asthma. So the beginning is only from the tip of the nose, but the effect is all over. So definitely you can say it affects 10 out of 10. Body, yeah. It's shocking to understand that something that simple
Something so ignored can have so much detrimental effects on your life. So how do I go ahead? What are the kind of treatments that I can opt for if I'm a person with AR? Right. First of all, we counsel the patient for with avoidance, but avoidance may not be possible always, as you said. Like somebody wants a pet, or for somebody wants to eat something, or a child wants to have chocolate. I mean, Yeah. so avoidance is the first line. Then we start with oral antihistaminics, which are non-sedating antihistaminics now. If not, it goes ahead and we use nasal sprays. When we are talking about the treatment of allergic rhinitis, there are different steps that you follow, wherein it can be cured. But can it really be cured? No. Or is that a condition that you will live with? This, as you rightly said, this is not a cure. This is to prevent the symptoms and the complications which are going associated with them, actually. Okay. And that's why avoidance is the key to it. And finally, if the polyps form, there is surgery. And now we are starting with another form of treatment, which is more specific, which is called as immunotherapy, where we directly target the immune system of the body. अच्छा, अब जैसे मैं natural remedies में ज़्यादा believe करता हूँ, तो what are some of the ways where I can work on it on a natural, way? Yeah. Most important, I mean, the golden rule is that eat well, sleep well, good 7-8 hours, have adequate rest, and mentally be relaxed. And automatically you will find even allergy coming down, because stress is a very, very, very big factor which always triggers off allergy. It is classically, like I see that when, students who are appearing for their examination, they come to me with severe symptom allergic rhinitis. I give them symptomatic treatment, and when you meet them after 6 months, 1 year, they say, आपने तभी दवाई दी थी, अभी तक हम ठीक हैं. किसी के घर में शादी हो रही है, पूरा फैमिली आ जाता है कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ, और जब सब कार्यक्रम हो गया, सब हो गया, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं. सो स्ट्रेस इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज वेसोमोटर राइनाइटिस, विच वी ट्रीट एज एलर्जिक राइनाइटिस. It is the same triad of sneezing, nasal block, nasal discharge, but in the absence of an allergen. So sir, if you have to give me a few tips on how I can manage my allergic rhinitis, what would be those tips? Yeah, meaning basically first thing would be the food I would consider, that avoid packaged or ultra processed foods. So whatever is coming on your table, you just think whether it's coming through a factory or it's coming directly from the farm. Secondly, you have to be mindful of the environment where you are, whether it is the perfume scents or some pets which are affecting you, or even an incense stick which is affecting you. So you have to be mindful of your environment. And thirdly, if your common cold does not clear up within few weeks and it keeps on recurring, or it's been there throughout the year, then you definitely require to get examined, checked, to prevent all the various complications that allergic rhinitis can lead to. So, thank you so much, Dr. Divya, for giving so much insights about allergic rhinitis. My pleasure. So, you have to note that allergic rhinitis सिर्फ एक छोटी सी माइनर इनकन्वीनियंस नहीं, बल्कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो सकती है. तो प्लीज़, अगर आपको कॉमन कोल्ड 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, तो प्लीज़ गेट दैट चेक्ड. And you can take the assessment of uncommon cold on the Uncommon Cold website, and do speak to your doctor. And for more such content, keep coming back to Sehat Pe Charcha by Cipla. Thank you so much. Have a nice day.